हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज के इस सेशन में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरीली बिकॉज ऑफ देयर। जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो लैंड फ्लोरा को डोमिनेट किए हुए हैं किस रीजन की वजह से? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट। सेकेंड है प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। थर्ड, नेचर ऑफ सम पॉलिनेशन। एंड फोर्थ है डोमेस्टिकेशन बाय मैन। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट। मींस जो एंजियोस्पर्म है इनके पास डिफरेंट या अलग अलग हैबिटेट में अपने आप को अडेप्ट करने की पावर या कैपेसिटी होती है। ये अलग अलग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वाइड स्प्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, इन अ म्यूटेशनल इवेंट व्हेन एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिन इट इज द केस ऑफ। क्वेश्चन क्या कहता है, एक म्यूटेशनल इवेंट हुई है जिसमें एडेनिन को रिप्लेस कर दिया है किसने? ग्वानिन ने। तो ये किसका केस है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों हमारे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, सेकंड है ट्रांसक्रिप्शन, थर्ड है ट्रांजिशन एंड फोर्थ है ट्रांसवर्जन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? ट्रांजिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या है बच्चों ये कह रहे हैं कि एक म्यूटेशनल इवेंट हुई है, मींस म्यूटेशन हुआ है और एडेनिन की जगह पर क्या आ गया? ग्वानिन आ गया। अब आप जानते हो म्यूटेशन जो होते हैं मेनली वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉइंट म्यूटेशन और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है बच्चों, कोई एक नाइट्रोजिनस बेस रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे नाइट्रोजिनस बेस से। तो अब वो भी फिर दो टाइप का है। अगर पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है तो पॉइंट म्यूटेशन भी हमारा कितने टाइप का है? दो टाइप का है। फर्स्ट हमारा क्या होगा? ट्रांजिशन, और दूसरा क्या होगा? ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन एंड सेकेंड वन इज ट्रांसवर्जन। क्या डिफरेंस है बच्चों दोनों में? हम जानते हैं नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास क्या क्या होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास क्या क्या है? दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक को बोलते हैं प्यूरिन और एक को बोलते हैं पिरिमिडीन। प्यूरिन एंड सेकेंड वन इज पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर कौन कौन आते हैं? एडिनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन के अंदर क्या क्या आता है? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। हम इसको ऐसे याद रखते हैं, एजी कट, ऐसे बोल रहे हैं कि भाई एजी कुछ कट कर दीजिए, तो ऐसे याद रखने का अच्छा तरीका है एजी मीन्स एडिनिन और ग्वानिन दोनों क्या है? प्यूरिन है, और कट यानी कि साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन ये क्या है? तीनों पिरिमिडीन है। तो जब कोई प्यूरिन पिरिमिडीन को रिप्लेस कर, प्यूरिन प्यूरिन को ही रिप्लेस करेगा अगर, या पिरिमिडीन पिरिमिडीन को, तो उसको तो ट्रांजिशन बोलते हैं। और जब प्यूरिन के प्लेस पर क्या आ जाए? पिरिमिडीन आ जाए, या पिरिमिडीन के प्लेस पर प्यूरिन आ जाए तो उसको ट्रांसवर्जन बोलते हैं। तो यहां पर क्योंकि एडिनिन को ग्वानिन रिप्लेस कर रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन हो जाएगा। अगर किसी प्यूरिन के प्लेस पर पिरिमिडीन आ जाता है या पिरिमिडीन के प्लेस पर प्यूरिन आ जाता तो वो क्या हो जाता? ट्रांसवर्जन हो जाता। और फ्रेम शिफ्ट कब होता? फ्रेम शिफ्ट क्या होता है बच्चों? ये तो पॉइंट म्यूटेशन की बातें हो गई। अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है तो क्या होता है? फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है? कोई नाइट्रोजिनस बेस, सपोज ये कोई सीक्वेंस है ए सी सी जी टी टी, एक कुछ भी एक डीएनए का सीक्वेंस है, और इसमें क्या हो जाए? ये सी जो है यहां से डिलीट ही हो जाए, यहां से, या फिर ये सी, दोनों सी डिलीट हो जाए, या ये तीनों डिलीट हो जाए, या फिर कोई नया नाइट्रोजनस बेस यहां पर ऐड हो जाए। किसी नाइट्रोजनस बेस का ऐड होना या किसी नाइट्रोजनस बेस का डिलीट हो जाना, उसे बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट और पॉइंट म्यूटेशन आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। पॉइंट म्यूटेशन में कोई नाइट्रोजनस बेस के प्लेस पर दूसरा नाइट्रोजनस बेस आ जाता है, डिलीट नहीं होता, ना ही कोई नया ऐड होता। और फ्रेम शिफ्ट में कोई नया ऐड हो जाता है या फिर डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एन ओव्यूल विच बिकम्स कर्व्ड सो दैट द न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक लाई एट द राइट एंगल्स टू द फ्यूनिकल इज। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? ओव्यूल बच्चों आप पढ़ते होंगे 6 तरह के होते हैं, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, ऐसे। तो इन्होंने पूछा है कि जिसमें ओव्यूल इतना कर्व्ड हो जाता है कि न्यूसेलस और एम्ब्रियो सैक जो है हमारा, ये इंटेग्यूमेंट होते हैं। आपको स्ट्रक्चर अगर इसके बारे में मालूम है ओव्यूल की, तो अगर वो फ्यूनिकल के, ये फ्यूनिकल है और ये हमारा एम्ब्रियो सैक है और न्यूसेलस है और ये इंटेग्यूमेंट है, अगर ये इतना कर्व्ड हो जाता है कि दोनों 90 डिग्री पे आ जाते हैं, हमारा जो एम्ब्रियो सैक और न्यूसेलस है वो फ्यूनिकल के साथ राइट एंगल पे आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस ऑप्शन थे, आंसर क्या हो जाएगा? हेमीट्रोपस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग जो ओव्यूलेशन होता है ह्यूमन फीमेल में वो नॉर्मली कब होता है? तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? एट द मिड सिक्रेटरी फेज, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सिक्रेटरी फेज, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोलाइफरेटिव फेज, एट द एंड ऑफ द प्रोलाइफरेटिव। सो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? एट द एंड ऑफ प्रोलाइफरेटिव फेज। प्रोलाइफरेटिव फेज के एंड में होता है ओव्यूलेशन। अब अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखें बच्चों, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 28 डेज की होती है, और फीमेल प्राइमेट्स, जो प्राइमेट्स ऑर्डर, प्राइमेटा ऑर्डर है, उनकी फीमेल्स में होती है। और 28 डेज में 3 फेज डिवाइड है बच्चों। सबसे पहले जो 3 से 5 दिन की फेज होती है उसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं या ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। उसके बाद प्रोलाइफरेटिव फेज होती है 14th डे में। उस प्रोलाइफरेटिव फेज के एंड आते आते 14th डे पर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इस टाइम पर क्या होता है? एलएच हार्मोन जो है वो अपने पीक लेवल पर होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और उसको एलएच सर्ज बोलते हैं जब एलएच अपने हाईएस्ट लेवल पर होता है। और उस टाइम पर जो हमारे मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है उनसे एग क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल से एग का रिलीज होना क्या है? ओव्यूलेशन है। और ओव्यूलेशन फोलिकुलर प्रोलाइफरेटिव फेज जो है, प्रोलाइफरेटिव फेज के एंड में होता है। इसके बाद फिर कौन सी फेज आती है? सिक्रेटरी फेज आती है, जिसमें जो ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है जिससे एग रिलीज हुआ है, वो रप्चर होने के बाद जो पार्ट उसका बचता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक बनाए रखने में हेल्प करता है। तो उस टाइम पर प्रोजेस्टेरोन का ज्यादा लेवल रहता है और उसे सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। सो फर्स्ट हमारी क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज, फिर प्रोलाइफरेटिव फेज या फोलिकुलर फेज भी बोलते हैं इसको, और लास्ट में फिर क्या होती है? सीक्रेटरी फेज। तो ओव्यूलेशन कब होता है? एट द एंड ऑफ प्रोलाइफरेटिव फेज कह लीजिए, या फिर इसको कहीं कहीं पर फेज भी बोला जाता है। 14th डे पर जब एग रिलीज होता है उसको ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंजरी टू वेगस नर्व इन ह्यूमन इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट। एक हमारी वेगस नर्व होती है जो कि एक क्रेनियल नर्व है। ये कह रहे हैं कि अगर उसमें इंजरी हो जाए ह्यूमन में तो कौन अफेक्ट नहीं होगा? तो यहां पर एक फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा टंग मूवमेंट। ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है इस बुक में यहाँ। सेकेंड है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मूवमेंट, थर्ड पैंक्रिएटिक सिक्रेशन, और फोर्थ कार्डियक मूवमेंट। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? टंग मूवमेंट ही हो जाएगा, बिकॉज ये जो वेगस नर्व होती है इस ये रिलेटेड होती है कहाँ कहाँ के फंक्शन से? हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पाथ है, मीन्स हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और हमारा कार्डियक मूवमेंट यानी हार्ट की जो मूवमेंट है, उनसे ये रिलेट करती है, उनकी मूवमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। बट जो टंग है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए टंग मूवमेंट पर वेगस नर्व के इंजरी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट अ सीक्रेशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा का इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, कौन सा हार्मोन? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो आप लोग जानते हो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज अ कनेक्टिव टिश्यू, प्लेसेंटा क्या है? एक टिश्यू है जो क्या कर रहा है? जो फीटस को कनेक्ट कर रहा है, किससे? मदर की बॉडी से। और जो भी यूट्रस के अंदर जब फीटस है तो जो भी एक्सचेंज होता है फूड का या फिर ऑक्सीजन का या वेस्ट सब्सटेंसेस का, वेस्ट एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस का, वो किसके थ्रू होता है? प्लेसेंटा के थ्रू होता है। तो प्लेसेंटा एक ऐसा टिश्यू है जो कनेक्ट कर रहा है फीटस को, किससे? मदर की बॉडी से। तो ये प्लेसेंटा जो है बच्चों, ये हॉर्मोन्स भी सीक्रेट करती है, और जो ओवरी के हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो भी इससे भी बनते हैं। और एक हार्मोन जो है फर्स्ट हमारा एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों हार्मोन किससे बन रहे हैं? ये तीनों बनते हैं इस प्लेसेंटा से, बट प्रोलैक्टिन नहीं बनता है। प्रोलैक्टिन किसका हार्मोन है? प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी का हार्मोन है बच्चों, जो हमारी मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनके डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है और मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है, मिल्क के बनने में हेल्प करता है, मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये पिट्यूटरी का हार्मोन हो गया, बट ये तीनों किसके हार्मोन है? प्लेसेंटा के। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ क्या? प्रोलैक्टिन। एचसीजी के बारे में एक चीज और याद रखोगे बच्चों, एचसीजी जो प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है उसमें यही हार्मोन एचसीजी जो है, ये क्योंकि तब बनेगा जब प्लेसेंटा बनेगी, और प्लेसेंटा कब बनेगा? जब प्रेगनेंसी होगी, तभी तो प्लेसेंटा होगी बॉडी में फीमेल की। तो जब ये एचसीजी जो है, इसका टेस्ट कैसे हेल्प करता है? बिकॉज ये यूरिन के साथ, यूरिन से जो टेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी का, थोड़ी अमाउंट इसकी यूरिन के साथ पास आउट होती है बॉडी से बाहर, और इसी से रिलेटेड वो टेस्ट होता है एचसीजी से।
नेक्स्ट है बच्चों, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट एंड टू कीप इट इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर एनालिसिस ऑफ ब्लड कार्पस्कल्स एंड प्लाज्मा. You are also provided with the following 4 types of test tube. Which of them will you not use for the purpose? ये कह रहे हैं कि 4 टेस्ट ट्यूब आपको दी गई और आपको ब्लड दिया गया किसी पेशेंट का और उसको टेस्ट ट्यूब में रखना है ब्लड कार्पस्कल्स और प्लाज्मा का एनालिसिस करने के लिए. तो आपको इनमें से कौन सी टेस्ट ट्यूब आप यूज नहीं करोगे इस पर्पज के लिए? तो क्या क्या है बच्चों हमारे पास? टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट, चिल्ड टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हिपैरिन और टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम ऑक्जेलेट. देखो बच्चों, हमें एक्सपेरिमेंट करना है ब्लड के साथ, तो हम क्लोटिंग तो नहीं चाहेंगे, हमें ऐसी चीजें चाहिए जो ब्लड को क्या ना होने दे, क्लोट ना होने दे. तो हमारा फर्स्ट आंसर इसमें सही हो जाएगा टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट. कैल्शियम बाइकार्बोनेट में जो कैल्शियम है बच्चों, कैल्शियम क्योंकि ब्लड क्लोटिंग में मेन रोल प्ले करता है. सो यहाँ क्या होगा, अगर हम इसको यूज करेंगे इस टेस्ट ट्यूब को, तो ये कैल्शियम क्या करवा सकता है, ब्लड को क्लोट करवा सकता है. तो हमें क्लोटिंग नहीं होने देनी है एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग. और हेपारिन तो क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देता. ऐसे ही सोडियम ऑक्जेलेट भी काम करता है. सो ये सारी टेस्ट ट्यूब हम यूज कर सकते हैं, बट कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाली टेस्ट ट्यूब यूज नहीं करेंगे. तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द कार्डियक पेसमेकर इन अ पेशेंट फेल्स टू फंक्शन नॉर्मली. The doctors find that an artificial pacemaker is to be grafted in him. It is likely that it will be grafted at the site of. ये कह रहे हैं कि कार्डियक पेसमेकर एक पेशेंट का काम नहीं कर रहा है नॉर्मल, तो डॉक्टर ने कहा कि एक आर्टिफिशियल पेसमेकर हमें ग्राफ्ट करना पड़ेगा इनमें. तो बताइए वो किस साइट पर ग्राफ्ट करेंगे? तो कहने की बात ये है बच्चों कि पेसमेकर पूछ रहे हैं ये कि पेसमेकर क्या होता है. तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, पुरकिंजे सिस्टम, साइनो एट्रियल नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. तो सीधा सा आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, साइनो एट्रियल नोड हो जाएगा, SAN. बिकॉज हार्ट में हम पहले भी ये चीजें समझ चुके हैं कि यहाँ पर हमारे जो राइट वाला एट्रियम है, यहाँ अपर कॉर्नर में एक साइनो एट्रियल नोड होता है, एक नोडल मस्कुलेचर होता है, कार्डियक मस्कुलेचर होता है जो ऑटो एक्साइटेबल होता है और क्या करता है, जो इंपल्स है उसको जनरेट करता है. कार्डियक मूवमेंट के लिए जो इंपल्स जनरेट होता है वो सबसे पहले यहाँ जनरेट होता है, इसलिए इसको पेसमेकर भी बोलते हैं. तो पेसमेकर जो है वो आर्टिफिशियल पेसमेकर इसी साइट पर लगाया जाएगा जहां पर हमारा नेचुरल पेसमेकर होता है, SAN. नेक्स्ट है बच्चों, ब्लड एनालिसिस ऑफ ए पेशेंट रिवील्स एन अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट. Which of the following conclusion is most likely to be correct? The patient has been inhaling polluted air containing usually high content of. ये कह रहे हैं कि एक पेशेंट का ब्लड एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि उसके ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की कंटेंट हाई है और अनयूजुअली हाई कंटेंट है. तो बताइए, और वो पोल्यूटेड एयर में इनहेल कर रहा था, तो उसमें कौन सी गैस, जो इनहेल्ड पोल्यूटेड एयर है उसमें यूजुअली किस गैस का हाई कंसंट्रेशन था, हाई कंटेंट था? तो ऑप्शंस हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड. अब तक आपने आंसर सोच ही लिया होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है इसकी हाईएस्ट एफिनिटी होती है विद हीमोग्लोबिन. ये इसकी हीमोग्लोबिन के साथ बहुत एफिनिटी होती है, तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है. हम इसको ऐसे बताते हैं बच्चों, ऐसे याद रखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये तीनों ही बाइंड हो सकते हैं किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ. लेकिन हम कहें कि ये तीनों ही दोस्त हैं हीमोग्लोबिन के, पर सबसे अच्छी दोस्ती जो है हमारे हीमोग्लोबिन की वो किसके साथ है, इस CO के साथ है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है और सबसे कम ऑक्सीजन के साथ है. ये समझिए, जैसे ही इसको हीमोग्लोबिन की इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलेगी तो ये इनसे बाइंड कर जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है. तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी. और ऐसा कब होगा, जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होके क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिल रहा है मींस उसके ब्लड जो इनहेल्ड एयर है, पोल्यूटेड एयर, उसमें किसका कंटेंट ज्यादा था, कार्बन मोनोऑक्साइड का. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज अ कीस्टोन स्पीसीज. कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं? ये इकोलॉजी में हम बहुत बार पढ़ते हैं कीस्टोन स्पीसीज के बारे में. तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, अ स्पीसीज व्हिच मेक्स अप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल बायोमास ऑफ अ कम्युनिटी येट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल. सेकंड है, अ कॉमन स्पीसीज दैट हैज प्लेंटी ऑफ बायोमास येट हैज अ फेयरली लो इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन.
थर्ड है अ रेयर स्पीसीज दैट हैज मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द बायोमास एंड ऑन अदर स्पीसीज इन द कम्युनिटी। फोर्थ है अ डोमिनेंट स्पीसीज दैट कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द बायोमास एंड विच इफेक्ट मैनी अदर स्पीसीज। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए, a species which makes up only a small proportion of the total biomass of a community but उसका ह्यूज इम्पैक्ट है कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन पर और सर्वाइवल पर। ऐसी स्पीसीज जिससे दूसरी स्पीसीज या पूरी कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन और सर्वाइवल पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हो, उसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रेफर्स टू। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है बच्चों? अ मोलिकुलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप लोग जानते हैं क्या किया जाता है इसमें, एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल्स यूजिंग इम्प्रिंटिंग डिवाइस, या फिर टेक्निक्स यूज फॉर मोलिकुलर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेन ऑफ डीएनए, या टेक्निक्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट ऑफ इंडिविजुअल। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, फिंगरप्रिंटिंग का मतलब यहाँ फिंगरप्रिंट से तो नहीं है, यहाँ हमारे जो डीएनए सैंपल है उनके प्रोफाइल का मोलिकुलर एनालिसिस किया जाता है, उसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या किया जाता है बच्चों, हमारा सीक्वेंस चेक किया जाता है जिसमें हमारा एक डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट होता है, रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं या सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं जिसको, और वीएनटीआर होता है। पूरी प्रोसेस अगर हम डिटेल से पढ़े तो वीएनटीआर का जो नंबर होता है वो सब में डिफरेंट होता है, उसको वो काउंट किया जाता है, और दो अलग अलग लोगों के सैंपल लिए जाते हैं डीएनए के और उनको कंपैरिजन करके ये पता लगाया जाता है कि ये डीएनए मैच करते हैं या सेम डीएनए है, इनका मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया जाता है। सो आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ डीएनए सैंपल। नेक्स्ट है बच्चों, फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर इन। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के फ्लैजेला होते हैं, सपोज एक यूग्लिना का है हमारे पास फ्लैजेला और एक बैक्टीरिया का फ्लैजेला है, तो उनमें क्या डिफरेंस होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट इन सेल, सेकेंड है लोकेशन इन सेल एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग, थर्ड है माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन और टाइप ऑफ मूवमेंट, और फोर्थ है माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। फंक्शन तो बच्चों सेम ही परफॉर्म करते हैं फ्लैजेला मूवमेंट के लिए, बट ये आंसर हमारा सही हो जाएगा माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जो फ्लैजेला होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं और वो डबलेट और ट्रिपलेट की फॉर्म में होती हैं, और सेंटर में लगी रहती हैं कुछ हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स और कुछ पेरिफेरी में होती हैं, बाउंड्री बनाती हैं। तो इन माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन में और मूवमेंट के टाइप में डिफरेंस होता है बच्चों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। सो आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मैन नहीं है, ये मेन होगा, मेन ऑर्गेनल इन्वॉल्व्ड इन मॉडिफिकेशन एंड रूटीन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देन देयर डेस्टिनेशन इज। ये कह रहे हैं कि कौन सा सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है जो प्रोटीन्स बनी है न्यूली सिंथेसाइज, उनको मॉडिफाई करना, उनको पहुंचाना डेस्टिनेशन तक, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन ऑप्शंस क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट। सो जो ऑर्गेनल सेल के अंदर इन्वॉल्व होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के लिए और उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, वो हमारा कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे रिलेटेड होता है, प्रोटीन सिंथेसिस से, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है। सो आंसर हमारा यहाँ बी हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देयर आर टू अपोजिंग व्यूज अबाउट ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मैन। अकॉर्डिंग टू वन व्यू, होमो इरेक्टस इन एशिया वर द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन। अ स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ डीएनए हाउएवर suggested African origin of modern man. What kind of observation on DNA variation could suggest this? ये कह रहे हैं कि दो opposing view है किसके बारे में, मॉडर्न मैन के एवोल्यूशन के बारे में, ओरिजिन के बारे में। एक व्यू का मानना है कि होमो इरेक्टस जो एशिया में था वो एंसेस्टर है मॉडर्न मैन के, और दूसरा जो डीएनए वेरिएशन की स्टडी से पता चला है वो ये कि जो अफ्रीकन्स हैं वो ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मैन, कि भाई अफ्रीकन जो है वो ओरिजिन एंसेस्टर थे किसके, मॉडर्न मैन के। तो कौन सी ऑब्जर्वेशन डीएनए वेरिएशन की इस बात को सजेस्ट करती है कि अफ्रीकन्स वर द एंसेस्टर ऑफ, हम ये भी बोलते हैं कि मॉडर्न मैन के जो फुटप्रिंट्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं। सो डीएनए वेरिएशन में क्या स्टडी करने पर क्या मिला बच्चों, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, ग्रेटर वेरिएशन इन अफ्रीकन देन इन एशिया, वेरिएशन ओनली इन एशिया एंड नो वेरिएशन इन अफ्रीका, ग्रेटर वेरिएशन इन एशिया देन इन अफ्रीका,
सिमिलर वेरिएशन इन अफ्रीका एंड एशिया। तो डीएनए को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये पाया गया बच्चों, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ग्रेटर वेरिएशन इन अफ्रीकन देन इन एशिया। जहां ज्यादा वेरिएशन मिल रहे हैं इट मींस वो क्या है, वो ज्यादा पुराने हैं, वो ज्यादा हमारे क्या है, प्रिमिटिव हैं। बिकॉज जितना ज्यादा टाइम होता है इवोल्यूशन को, जितना टाइम मिलता है उतने वेरिएशन क्रिएट होते हैं। तो अफ्रीकन्स में ज्यादा वेरिएशन मिले किसकी कंपैरिजन में, एशिया की। तो हमारे जो एंसेस्टर हैं वो अफ्रीकन्स हैं, ना कि एशियन होमो इरेक्टस। नेक्स्ट है बच्चों, द वर्ल्ड्स हाईली प्राइज्ड वूल यील्डिंग पश्मीना ब्रीड इज। वर्ल्ड की हाईली प्राइज्ड वूल, जो जिसको पश्मीना वूल बोलते हैं, उसकी ब्रीड कौन सी है जिससे वो ऑब्टेन की जाती है। ऑप्शंस है हमारे पास सीप, गोट, गोट सीप क्रॉस, या गोट सीप का क्रॉस करा के जो ब्रीड बनती है वो, या फिर कश्मीर सीप, अफगान सीप, दोनों का क्रॉस करा के जो ब्रीड आती है। तो आंसर हमारा गोट हो जाएगा। यहाँ पश्मीना नाम से एक गोट है जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है, वहां के आसपास लद्दाख वाले एरिया में। सो वहां पर ये पश्मीना ब्रीड, पश्मीना वूल ऑब्टेन की जाती है उससे, जो कि हाई क्वालिटी वूल मानी जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, ग्रे क्रीसेंट इज द एरिया। ग्रे क्रीसेंट क्या एरिया होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, या फिर जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम, या एट द एनिमल पोल, या फिर एट द वेजिटल पोल। बच्चों फ्रॉग का अगर हम एग देखें तो उसमें एक ये हमारा वेजिटल पोल है और ये क्या है, एनिमल पोल है। तो इस इन्होंने पूछा है कि एक एरिया होता है ग्रे क्रीसेंट। जो ग्रे क्रीसेंट है वो कहाँ होता है, तो ये होता है बच्चों जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म। जहां पर स्पर्म एंट्री करता है उसकी जस्ट अपोजिट में होता है ग्रे क्रीसेंट एरिया। नेक्स्ट है बच्चों, फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बिकॉज। ये कह रहे हैं कि C4 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है वो कम लिमिटेड होता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल से। ऐसा क्यों। C4 प्लांट्स पर कम इफेक्ट पड़ता है एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के कम या ज्यादा होने से। ऑप्शन है हमारे पास, बिकॉज यहाँ पर 4 कार्बन एसिड प्राइमरी इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है, या फिर प्राइमरी फिक्सेशन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर वो पीईपी कार्बोक्सिलेज से मीडिएट होता है, या फिर इफेक्टिव पंपिंग कार्बन डाइऑक्साइड की बंडल शीथ सेल्स में, या फिर रुबिस्को जो है C4 प्लांट्स में उसकी हायर एफिनिटी होती है CO2 के साथ। देखो बच्चों रुबिस्को के बारे में हमने जाना है कि जो C3 प्लांट्स होते हैं और C4 प्लांट्स में भी एक एंजाइम होता है रुबिस्को, जिसके में दोनों एक्टिविटी होती है, कार्बोक्सिलेशन की भी और ऑक्सीजनेशन की भी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है तो ये ऑक्सीजनेशन करने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कम हो जाता है और ग्लूकोज या फोटोसिंथेसिस की रेट घट जाती है। बट ये कह रहे हैं कि C4 प्लांट्स पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होने का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों। बिकॉज C4 प्लांट्स में क्या मैकेनिज्म होती है बच्चों, मीजोफिल सेल्स होती है और बंडल शीथ सेल्स होती हैं, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किस तरीके से होता है, पहले एक एंजाइम होता है पीईपी कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो क्या करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करवाता है यहाँ मीजोफिल सेल्स में। और इनका फिक्सेशन होकर एक C4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है 4 कार्बन वाला, वो फिर कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, और वो मैलिक एसिड यहाँ से कहाँ चला जाता है, बंडल शीथ सेल्स में। और यहाँ बंडल शीथ सेल्स में जाके वो मैलिक एसिड फिर से डीकार्बोक्सिलेशन कर लेता है। डीकार्बोक्सिलेशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है यहाँ के और एक 3 कार्बन कंपाउंड बना लेता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अब निकली है ना उस मैलिक एसिड से, वो कार्बन डाइऑक्साइड अब C3 साइकिल में एंटर कर जाती है और C3 साइकिल से उसका फिक्सेशन हो जाता है। तो जो C3 साइकिल वाली फिक्सेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो बंडल शीथ सेल के अंदर हो रही है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई, 4 कार्बन वाले कंपाउंड से, मैलिक एसिड से। तो यहाँ पर जो पहला फिक्सेशन है, जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिक्सेशन कर रहे हैं, वो तो पीईपी कार्बोक्सिलेज देख रहा है। तो इसलिए, और अंदर उनसे जो एक 4 कार्बन कंपाउंड बन रहा है इंटरमीडिएट कंपाउंड, वहां से रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड लेवल से इतना ज्यादा इफेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ता। बिकॉज जो प्राइमरी फिक्सेशन होता है ना, पहला फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर, वो पीईपी कार्बोक्सिलेज के थ्रू होता है, ना कि रुबिस्को के थ्रू। सो आंसर बी हो जाएगा, प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मीडिएटेड वाया पीईपी कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन अ यूकैरियोटिक सेल। अब आप अगर डीएनए की क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर जानते हैं, डीएनए की कह रही हूँ सॉरी, क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं बच्चों, क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स इनके साथ बाइंड रहती हैं कुछ। तो ये पूछ रहे हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन बनता है वो किस स्टेज में या किस फेज में बनता है सेल के डिवीजन में, पूरी प्रोफेज के ड्यूरिंग, या फिर टीलोफेज के ड्यूरिंग, या एस फेज के, या फिर G2 स्टेज ऑफ प्रोफेज।
तो आंसर हो जाएगा एस फेज बच्चों। एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है, अब तक हमने ये पढ़ा था। डीएनए जो रेप्लिकेट होता है, एक डीएनए जो डबल होता है वो किस फेज में होता है? एस फेज में। इसी टाइम पर बच्चों हिस्टोन प्रोटीन डबल होती है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। किसी भी सेल को अगर डिवाइड करना हो तो वो अपनी प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ क्या करती है, अपना डीएनए वीएनए सब डबल करती है डिवाइड होने से पहले। तो उसके लिए वो डिफरेंट फेजेस पास आउट गुजरती है। वो फेजेस क्या क्या है हमारी? इंटरफेज और एम फेज, इंटरफेज एंड एम फेज। और इंटरफेज को डिवाइड किया गया है फिर 3 सब फेज में, क्या क्या? G1, S और G2 फेज। तो S G1 में कुछ प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आरएनए बनता है, और S में डीएनए डबल होता है और ये हिस्टोन प्रोटीन डबल होती है, और G2 में भी ग्रोथ यानी कि कुछ प्रोटीन वगैरह बनती है। फिर एम फेज को 4 फेज में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, जिनमें क्रोमोसोम्स डिफरेंट मूवमेंट करता है और सेपरेट होता है, और न्यूक्लियर डिवीजन होता है, लास्ट में साइटोकाइनेसिस होता है। नेक्स्ट है बच्चों, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड द फंगस विद इन अ लाइकेन। द फंगस, ये कह रहे हैं कि एल्गी और फंगस दोनों साथ रहती हैं, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं उसको, और जिसको लाइकेन बोलते हैं। जब उनका रिलेशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है तो उस एसोसिएशन को क्या कहते हैं? लाइकेन। तो सिम्बायोटिक का मीनिंग क्या है? कि दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे। तो फंगस उसमें क्या रोल प्ले करती है? एल्गी तो हमारे सीधे से दिमाग में आ जाता है, एल्गी है तो फोटोसिंथेसिस करेगी, फूड बनाएगी, और किसको देगी? फंगस को। तो फंगस क्या रोल प्ले करती है? ऑप्शन है हमारे पास, फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द एल्गा, या फिर प्रोटेक्शन, एनकोरेज और एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गा, या प्रोवाइड फूड फॉर द एल्गा, या फिर रिलीज ऑक्सीजन फॉर द एल्गी। तो आंसर हो जाएगा बच्चों, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं एल्गी को, एनकोरेज प्रोवाइड करती हैं, एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गी। एल्गी के लिए कुछ कुछ चीजें एब्जॉर्ब करना और उनको एनकोरेज देना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना, किसका काम है? फंगस का। नेक्स्ट है बच्चों, फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज। जूट को सड़ाने के लिए किस फर्मेंटिंग माइक्रोब का यूज होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, मिथोफिलिक बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिन, ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ स्टूडेंट विशेस टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप हैविंग 10x eyepiece and 45x objective. He should illuminate the object by which one of the following colors of light so as to get the best possible resolution. ये कह रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो क्या एक सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाह रहा है एक लाइट माइक्रोस्कोप में, जिसका जो आई पीस है वो 10 टाइम्स उसकी क्या है? मैग्निफिकेशन पावर है, एंड ऑब्जेक्टिव पीस की 45 टाइम्स है। तो उसको उस ऑब्जेक्ट को किस कलर की लाइट से इल्यूमिनेट करना चाहिए कि वो बेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन ले सके, बिल्कुल बेस्ट क्लियरिटी के साथ देख सके। तो ऑप्शन हमारे पास है येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड। इन चारों कलर की लाइट में वेवलेंथ से क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पर अगर हम वेवलेंथ देखें चारों में तो ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम है। तो आप ये चीज याद रखोगे, जितना वेवलेंथ कम होगी रेजोल्यूशन पावर उतनी अच्छी होगी। तो यहाँ हम ब्लू कलर की लाइट यूज करेगा बच्चा, बिकॉज इससे रेजोल्यूशन हाई आएगा। येलो, ग्रीन, रेड, विबग्योर को आप देखो तो विबग्योर, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है इनकी। जितना नीचे आते हैं ग्योर, विबग्योर, तो वेवलेंथ क्या होती है? बढ़ती है, इसकी हाई है। तो यहाँ पर ब्लू आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, द नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट कॉज द फ्लूइड टू फिल्टर आउट ऑफ द ग्लोमेरुलाई इनटू द कैप्सूल इज। ये कह रहे हैं कि जो बोमेंस कैप्सूल होता है हमारी किडनी की यूनिट, जिनको नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर आप जानते हो, ये बोमेंस कैप्सूल है या ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में छनने के लिए, फिल्टर होने के लिए यहाँ पर जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है वो कितना होता है? 20 मिलीमीटर मर्करी, 75 या 30 या फिर 50? तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बच्चों 20 मिलीमीटर मर्करी। सो बच्चों आज के इस सेशन में हमारे इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब